नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, एक अध्यापक। स्वागत है आपका अवस्थी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक इतिहास का चैप्टर है दोस्तों। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान इतिहास में दोस्तों सावर के चौहान। एक जगह है दोस्तों जिसका नाम है साकंभरी, और साकंभरी को ही हम बोलते हैं सावर। और सावर में और साकंभरी में यहाँ पे जिस वंश ने शासन किया है उस वंश का नाम है साथियों चौहान वंश। तो दोस्तों आज चालू करते हैं शाकंभरी के चौहान। प्यारे साथियों, याद रहे शाकंभरी में सावर में चौहान वंश की स्थापना दोस्तों, चौहान वंश की स्थापना की एक व्यक्ति है, एक राजा हुए हैं, और उनका नाम है दोस्तों वासुदेव चौहान। तो याद रहे सावर में चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान ने की। और साथियों, इस वासुदेव चौहान ने जो चौहान वंश की स्थापना की, ये चौहान वंश की स्थापना की 551 ईस्वी। कब की? 551 ईस्वी में। और इसने वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की एक जगह है, जगह का नाम है सपाद लक्ष्य में। कहां पे की? सपाद लक्ष्य। और सपाद लक्ष्य का दोस्तों वर्तमान नाम जो है वो है सांभर। तो वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना सपाद लक्ष्य अर्थात सावन में की। साथियों, ये जो जानकारी मिलती है हमको कि ये चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान ने की, ये जानकारी मिलती है दोस्तों राजशेखर की एक पुस्तक है। पुस्तक के लेखक है राजशेखर, और राजशेखर की एक पुस्तक है दोस्तों, उसका नाम है प्रबंध कोश। ये जानकारी कहां से मिलती है? राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश से जानकारी मिलती है। देखिए, ये राजशेखर के जो लेखक, सॉरी, प्रबंध कोश के जो लेखक है राजशेखर, ये कहते हैं कि वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना 551 में सपाद लक्ष्य अर्थात सावर में की। साथियों, वासुदेव चौहान ने की, इसलिए वासुदेव चौहान को चौहानों का मूल पुरुष कहते हैं। वासुदेव चौहान को चौहानों का क्या कहते हैं? मूल पुरुष कहते हैं। और जो दोस्तों चौहानों का मूल पुरुष है, और कोई व्यक्ति जो मूल पुरुष होता है उसे ही उनका आदि पुरुष कहते हैं। मूल पुरुष अर्थात आदि पुरुष कहते हैं। याद रहे, एग्जाम में आया कि चौहानों का मूल पुरुष अर्थात चौहानों का आदि पुरुष कौन कहलाता है, तो याद रहे वासुदेव चौहान कहलाता है। साथियों, वासुदेव चौहान ने ये जो चौहान वंश की स्थापना की, ये स्थापना की सपाद लक्ष्य में। और सपाद लक्ष्य का वर्तमान नाम क्या है? सावर। और सपाद लक्ष्य से अपने साम्राज्य का इसने डेवलप किया, और साम्राज्य को बढ़ाता बढ़ाता पहुंच गया दोस्तों ये जंगल प्रदेश। तो इसने अपने साम्राज्य का डेवलप किया, और साम्राज्य का डेवलप किया सपाद लक्ष्य से जंगल प्रदेश तक। साथियों, ये जो जंगल प्रदेश है इसका वर्तमान नाम है बीकानेर। जंगल प्रदेश का वर्तमान नाम क्या है? बीकानेर। और वासुदेव चौहान ने अपने साम्राज्य की राजधानी, इसने अपने जो साम्राज्य की राजधानी बनाई है ना, इसने अपने साम्राज्य की राजधानी, और इसने राजधानी बनाया अहिछत्रपुर को। इसने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे बनाया? तो याद रहे अहिछत्रपुर को बनाया। साथियों, अहिछत्रपुर का जो वर्तमान नाम है वो है नागौर। अहिछत्रपुर का वर्तमान नाम क्या है? नागौर। देखिए, वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की, और साथियों ये स्थापना की सपाद लक्ष्य यानी कि सावर में। और वासुदेव चौहान ने सावर में एक माताजी के मंदिर का निर्माण करवाया। एक माता के मंदिर का निर्माण करवाया। और दोस्तों माता जी का नाम है शाकंभरी माता। माता जी का क्या नाम है? शाकंभरी माता, है ना। मां शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। और ये जो शाकंभरी माता है, इसको चौहानों की कुल देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? चौहानों की कुल देवी कहते हैं। तो शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण कराया, और शाकंभरी माता के मंदिर को चौहानों की कुल देवी कहते हैं। बताइए, एग्जाम में भी आया कि शाकंभरी माता कौन से राजवंश की कुल देवी है? तो याद रहे सपातलक साबर के चौहानों की कुल देवी कौन सी माता? शाकंभरी माता। देखिए, मैं आपको एक बार रिवाइज करवाऊं। 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना सपात लक्ष्य साबर में किसने की? तो याद रहे वासुदेव चौहान ने की। वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना कहां पे की? सपाद लक्ष्य में। और सपाद लक्ष्य से अपने साम्राज्य का डेवलप किया, और डेवलप किया कहां तक? जंगल प्रदेश। और याद रहे जंगल प्रदेश का वर्तमान नाम बीकानेर है। क्या नाम है? बीकानेर।
और दोस्तों इसने अपने साम्राज्य की राजधानी, चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर को बनाया और अहिछत्रपुर का वर्तमान नाम क्या है? नागौर। और साथियों इसने सावर में शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। और ये जो शाकंभरी माता है ये चौहानों की कुलदेवी कहलाती है ना। अच्छा दोस्तों ये जो जानकारी मिलती है ये जानकारी मिलती है राजशेखर की एक पुस्तक है जिसका नाम है प्रबंध कोश, है ना। और ये जो वासुदेव चौहान है इसे चौहानों का मूल पुरुष अर्थात चौहानों का आदि पुरुष कहते हैं। यहाँ पे एक बात और ध्यान रहे दोस्तों कि जो सावर है ना, सावर सावर में एक तीर्थ स्थल है जिस तीर्थ स्थल का नाम है देवयानी। क्या नाम है? देवयानी। और देवयानी को सब तीर्थों की नानी कहते हैं। देवयानी सावर में स्थित है और इस देवयानी को क्या कहते हैं? सब तीर्थों की नानी। एग्जाम में ये भी आया कि सब तीर्थों का मामा किसे कहते हैं, तो याद रहे सब तीर्थों का मामा पुष्कर को कहते हैं। किसे कहते हैं? पुष्कर को कहते हैं। और एग्जाम में तो ये भी पूछा गया कि सब तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं, तो याद रहे सब तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को कहते हैं। सब तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? मचकुंड धौलपुर को कहते हैं। साथियों आप पढ़ रहे हैं चौहान वंश और ये चौहान वंश कहाँ का है? सपाद यानी कि सावर का चौहान वंश। इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़े और आगे दोस्तों ये जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों चौहान वंश, इन चौहानों की हमें मिलती है जानकारी। चौहानों की क्या मिलती है हमको? और जानकारी। और ये जानकारी मिलती है दोस्तों बिचौलिया शिलालेख से। बताइए चौहानों की जानकारी कहां से मिलती है? तो चौहानों की जानकारी मिलती है बिजौलिया शिलालेख से, है ना। बिजौलिया शिलालेख से। देखिए अच्छा ये जो बिजौलिया शिलालेख है ये दोस्तों बिजौलिया शिलालेख भीलवाड़ा में लगा हुआ है। कहां पे लगा हुआ है? भीलवाड़ा में। चौहानों की जानकारी देता है बिजौलिया शिलालेख और बिजौलिया शिलालेख भीलवाड़ा में लगा हुआ है। ये भी याद रहे कि बिजौलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का है। ये लगवाया जैन संत लोलाक ने। लोलाक ने लगवाया। किसने लगवाया? लोलाक ने लगवाया। और बिजोलिया शिलालेख से चौहानों की ये जानकारी मिलती है कि बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को दोस्तों वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। क्या बताया गया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। देखिए बिचौलिया शिलालेख में चौहानों को क्या बताया गया है? तो याद रहे बिचौलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। साथियों बिजोलिया शिलालेख से ये जानकारी और मिलती है कि भाई साहब ये जो सावर झील है, कौन सी झील? सावर झील। ये जो सावर झील है और इस सावर झील का जो निर्माता है वो है वासुदेव चौहान। कौन है? वासुदेव चौहान। बिजोलिया शिलालेख से ये भी जानकारी मिलती है कि सावर झील का निर्माता है वासुदेव चौहान। लेकिन साथियों जितने भी भूगर्भ बेता हुए हैं, है ना, जितने भी भूगर्भ बेता हैं वो कहते हैं कि जितने भी खारे पानी की झील है ना, अर्थात सावर झील, ये टेथिस सागर का अवशेष है। ये किसका अवशेष है? टेथिस सागर का अवशेष है। एग्जाम में आया कि सावर झील निम्न में से क्या है? ये टेथिस सागर का अवशेष है। और ऐसे आया कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सावर झील का निर्माता कौन है? तो याद रहे बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सावर झील का निर्माता वासुदेव चौहान है। साथियों इसके बाद में कुछ छोटे शासक आते हैं। देखिए इसके बाद में एक शासक आया, उनका नाम है गुबक फर्स्ट। इनके बाद में शासक आए और शासक का नाम है दोस्तों गुबक फर्स्ट, है ना। ये शासक बनते हैं। साथियों गुबक फर्स्ट शासक बने। पहले क्या था? चौहान जो थे ना ये पहले गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, है ना। यानी कि दोस्तों जो चौहान थे ये चौहान पहले गुर्जर प्रतिहारों के, किसके? गुर्जर प्रतिहारों के, है ना। चौहान पहले गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। देखो अगला शासक बना गुबक और इसके समय में क्या था? ये जो चौहान थे ये चौहान पहले सामंत थे। किनके सामंत थे? गुर्जर प्रतिहारों के, है ना। और प्रतिहारों के एक शासक हुए हैं जिसका नाम है नागभट्ट फर्स्ट। प्रतिहारों के एक शासक हुए हैं जिसका नाम है नागभट्ट फर्स्ट। क्या नाम है? नागभट्ट फर्स्ट।
इस नागवट फर्स्ट ने दोस्तों गुबक को, इस गुबक प्रथम को वीर की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? वीर की उपाधि दी। देखिए साथियों, चौहान पहले गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, चलो ठीक है, और गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, और प्रतिहारों के एक राजा हुए जिसका नाम है नागवट फर्स्ट, और इस नागवट प्रथम ने गुबक प्रथम को एक उपाधि प्रदान की। कौन सी उपाधि प्रदान की? ये एग्जाम में आई हुई है, वीर की उपाधि प्रदान की, है ना। अब दोस्तों क्या होता है, कालांतर में ये जो शासक है गुबक प्रथम, इसने चौहानों का सामंत यानी कि चौहानों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, है ना। देखिए अगला ये जो शासक है हमारा गुबक दोस्तों, इसने क्या किया, प्रतिहारों का, पहले तो ये प्रतिहारों के सामंत थे, लेकिन कालांतर में क्या किया इसने, प्रतिहारों की अधीनता, है ना, प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करने से, प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करने से इसने क्या कर दिया, मना कर दिया, है ना। अच्छा, ये जो गुवक है ना दोस्तों, ये वही गुवक है जिसने क्या किया, सीकर में हर्ष के मंदिर का निर्माण करवाया। ये भी याद रहे, हर्षनाथ के मंदिर का, किसका, हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया। देखिए इसने क्या किया, इसने हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया दोस्तों, गुबक फर्स्ट ने, है ना। और ये जो हर्षनाथ है ना, इनको क्या कहते हैं, चौहानों का इष्ट देव कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, चौहानों का इष्ट देव। हर्षनाथ को चौहानों का क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, चौहानों का इष्ट देव कहा जाता है। साथियों, वासुदेव के बाद चौहान वंश के सपात लक्ष्य के अगले जो राजा बनते हैं, अगले जो शासक बनते हैं, वो हैं गुबक प्रथम। देखिए इस गुबक प्रथम ने क्या किया दोस्तों, पहले जो चौहान थे ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, यह बात याद रखना है। गुर्जर प्रतिहारों के क्या थे, ये सामंत थे। चलो ठीक है सर। उसके बाद में क्या हुआ, नागवट प्रथम गुर्जर प्रतिहारों के इन फ्यूचर एक शासक हुए जिसका नाम है नागवट प्रथम, और नागवट प्रथम ने गुबक फर्स्ट को एक उपाधि प्रोवाइड की जिसका नाम है वीर की उपाधि। कौन सी उपाधि दी, वीर की उपाधि। चलो ठीक है। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, कालांतर में गुबक प्रथम ने प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करने से, इस पे ध्यान देना है, प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करने से इसने मना कर दिया। और सीकर में जो ये हर्ष का मंदिर बना हुआ है, इस हर्ष के मंदिर का जो निर्माण करवाया है ना, ये निर्माण गुबक फर्स्ट ने ही करवाया, है ना। आज जो ये है हर्षनाथ का मंदिर, ये हर्षनाथ जी हैं, ये चौहानों के इष्ट देव कहलाते हैं। ताकि इसी क्रम में तपात लक्ष्य के अगले जो शासक बनते हैं वो बनते हैं दोस्तों चंदन राज। देखिए ये वही चंदन राज है दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम, इनकी जो रानी थी उनका नाम था आत्मप्रभा। इनकी जो रानी थी ना, इनकी रानी का नाम था आत्मप्रभा। आत्मप्रभा जिसे रुद्रानी भी कहते हैं। इनकी रानी थी आत्मप्रभा, जिसे क्या कहते हैं, जिसे रुद्रानी भी कहते हैं। ये आत्मप्रभा रुद्रानी क्या है दोस्तों, ये प्रतिदिन पुष्कर झील में, कहां पे, पुष्कर झील में 1100 दीपक जलाकर, कितने दीपक जलाकर, 1100 दीपक जलाकर, 1100 दीपकों से दोस्तों शिव की पूजा करती, भगवान शिव की पूजा करती। किसकी पूजा करती, भगवान शिव की पूजा करती। देखिए ये एग्जाम में आया हुआ है। अगले जो शासक बनते हैं यहाँ के वो है चंदन राज। देखिए चंद्र राज की रानी थी आत्मप्रभा, और आत्मप्रभा को ही रुद्रानी कहते हैं। ये आत्मप्रभा रुद्रानी पुष्कर झील में प्रतिदिन 1100 दीपक जला करके क्या करती थी, शिव की पूजा करती थी। साथियों अगले जो यहाँ के शासक बनते हैं वो है बागपति राज। सपात लक्ष्य के अगले शासक बने बागपति राज। देखिए कौन शासक बने, बागपति राज, है ना। और बागपति राज ये क्या है दोस्तों, इसने काफी सारे युद्ध लड़े। कहते हैं कि ये 108 युद्धों का विजेता था।
108 युद्धों का, देखिए 108 युद्धों का ये विजेता था। कितने युद्धों का विजेता? 108 युद्धों का विजेता था। कौन? बागपति राज। और ये वही बागपति राज है, इसका बेटा था लक्ष्मण। देखिए इसका बेटा कौन है? इनका बेटा था लक्ष्मण। अच्छा, इस लक्ष्मण ने क्या किया? इस लक्ष्मण ने, एक जगह है जिसका नाम है नाडोल। अच्छा बताइए नाडोल कहां पे पड़ती है? तो याद रहे नाडोल पाली में आता है। नाडोल पाली में चौहान साम्राज्य की स्थापना की। क्या किया इसने? नाडोल पाली में चौहान साम्राज्य की, चौहान साम्राज्य की, चौहान साम्राज्य की स्थापना की। इसने नाडोल पाली में चौहान साम्राज्य की स्थापना की। देखिए अगला यहाँ के शासक हुए जिसका नाम है बागपति राज। और ये जो बागपति राज है इसने 108 युद्ध लड़े और इसे 108 युद्धों का विजेता कहते हैं। और इनके बेटे थे दोस्तों जिसका नाम है लक्ष्मण। और इस लक्ष्मण ने नाडोल पाली में चौहान साम्राज्य की स्थापना की। देखिए अगले जो चौहान वंश के शासक हुए हैं वे हैं दोस्तों विग्रहराज सेकंड, है ना, विग्रहराज सेकंड। अगले चौहान वंश के शासक हुए जिनका नाम है विग्रहराज सेकंड। ये जो विग्रहराज सेकंड है उस समय क्या हुआ दोस्तों? गुजरात के राजा थे मूलराज। उस समय दोस्तों बात है गुजरात की, और गुजरात के शासक थे उनका नाम है मूलराज। इन्होंने गुजरात के शासक मूलराज को हराया। किसे हराया? गुजरात के शासक मूलराज को हराया इन्होंने। चलो ठीक है, इन्होंने गुजरात के शासक मूलराज को हरा दिया। तथा एक जगह पड़ती है जिसका नाम है भड़ोच। एक जगह है और जगह का नाम है भड़ोच। और भड़ोच में इसने आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। आशापुरा, एक माता जी का नाम है, आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। भड़ौच में इसने आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। चलो ठीक है। इनके बाद में जो अगले शासक बनते हैं वो बनते हैं साथियों गोविंद राज। और ये गोविंद राज है थर्ड। कौन शासक बने? गोविंद राज थर्ड। फरिश्ता के अनुसार, देखिए गोविंद राज थर्ड के बारे में, फरिश्ता के अनुसार इसने गजनी के राजा को मारवाड़ पार करने नहीं दिया। ये जानकारी देता है फरिश्ता। फरिश्ता ये कहता है कि गोविंद राज ने गजनी के राजा को, इसने गजनी के राजा को, गजनी के राजा को, इसने गजनी के राजा को मारवाड़, इसने गजनी के राजा को मारवाड़ पार नहीं करने दिया। देखिए नहीं करने दिया। इसने गजनी के राजा को मारवाड़ को पार नहीं करने दिया। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है दोस्तों फरिश्ता। अच्छा, इस समय गुजरात का भीम फर्स्ट भी इसके साथ था। जब गजनी के राजा को इन्होंने पार नहीं करने दिया मारवाड़, तो उस समय इनके साथ में गुजरात का शासक था। उस समय इनके साथ गुजरात का शासक था, उसका नाम है भीम फर्स्ट। तो उस समय इनके साथ गुजरात से कौन था? तो याद रहे उस समय इनके साथ गुजरात के थे भीम फर्स्ट। साथियों इनकी एक उपाधि है जिसका नाम है बैरीघट। एग्जाम में आई, इनकी एक उपाधि है, उपाधि है बैरीघट, है ना, बैरीघट। ये उपाधि बैरीघट। बैरीघट का मतलब होता है शत्रु का संहारक, शत्रु का संहारक। बैरीघट किसे कहते हैं? शत्रु का संहारक करने वाले को बैरीघट कहते हैं। तो ये इनकी उपाधि है। और ये उपाधि किसके अनुसार? ये पृथ्वीराज विजय के अनुसार। ये जो उपाधि मिली है ना, ये किसके अनुसार है? तो याद रहे ये उपाधि है पृथ्वीराज विजय के अनुसार। पृथ्वीराज विजय के अनुसार मैं लिख देता हूं, पृथ्वीराज विजय एक ग्रंथ है जयनायक का, पृथ्वीराज विजय के अनुसार, है ना, पृथ्वीराज विजय के अनुसार इनकी उपाधि है क्या? बैरीघट। साथियों यहां हमें यह देखना है कि अगले जो शासक बनते हैं सपात लक्ष्य के, वो बनते हैं विग्रहराज सेकंड। और विग्रहराज सेकंड के समय क्या होता है? इन्होंने गुजरात के मूलराज को हराया। गुजरात में एक शासक था जिसका नाम है मूलराज।
इन्होंने गुजरात के मूलराज को परास्त किया। चलो ठीक। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, एक जगह है जिसका नाम है भड़ोच, और भड़ोच में आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। एग्जाम में आया, आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो याद रहे बेगरराज द्वितीय ने करवाया। उसके बाद में शासक बने सपात के अगले गोविंद राज थर्ड। और गोविंद राज थर्ड के बारे में दोस्तों फरिश्ता क्या कहता है कि इसने गजनी के राजा को मारवाड़ पार करने नहीं दिया। गजनी के जो राजा हैं उसको कहां से आगे बढ़ने नहीं दिया, मारवाड़ से आगे बढ़ने नहीं दिया। उस समय इनके साथ में कौन था, तो याद रहे उस समय इनके साथ में था गुजरात का भीम फर्स्ट। और पृथ्वीराज विजय के अनुसार इनकी एक उपाधि है, पृथ्वीराज जयनायक का ग्रंथ है और उसमें इनकी उपाधि बैरीघट बताई गई है। बैरीघट का मतलब होता है शत्रु का संहारक करने वाला। साथियों, इसी क्रम में यहाँ के जो अगले शासक बनते हैं, तपात के जो अगले शासक बनते हैं वो है दुर्लभ राज थर्ड। कौन है, दुर्लभ राज थर्ड, है ना। तपात के अगले शासक बने कौन, दुर्लभ राज थर्ड। अच्छा, गजनी के राजा इब्राहिम का सामना किया। इन्होंने क्या किया, यह बात दशरथ शर्मा कहते हैं। कौन कहते हैं, दशरथ शर्मा। चलो ठीक है, दशरथ शर्मा इनके बारे में क्या कहते हैं ये देखो। दशरथ शर्मा इनके बारे में दोस्तों ये कहते हैं कि इन्होंने गजनी के राजा इब्राहिम का सामना किया। देखो उस समय गजनी का राजा था, गजनी का राजा था, उनका नाम है इब्राहिम। गजनी का राजा इब्राहिम, और इन्होंने गजनी के राजा इब्राहिम का सामना किया। गजनी के राजा इब्राहिम का इन्होंने क्या किया, सामना किया। ऐसी जानकारी कौन देते हैं दोस्तों, ऐसा कहते हैं दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ये कहते हैं कि दुर्लभराज थर्ड ने गजनी के राजा इब्राहिम को, है ना, गजनी का जो राजा है इब्राहिम, उसका इसने सामना किया। इसके बाद में शासक अगले आए सपाल के विग्रहराज थर्ड। देखो यही देखते हैं हम, विग्रह राज थर्ड। अगले शासक बने विग्रहराज थर्ड। चलो ठीक है। और विग्रहराज थर्ड के काल में क्या होता है दोस्तों, इसने गजनी के राजा शहाबुद्दीन को हराया। इसने गजनी के राजा, गजनी के राजा शहाबुद्दीन को, किसे हराया, शहाबुद्दीन को, गजनी के राजा शहाबुद्दीन को हराया। इसने किसे हराया, तो याद रहे गजनी के राजा शहाबुद्दीन को हराया। अच्छा साथियों, इसके बाद में शासक बने पृथ्वीराज फर्स्ट। यही हम ये देखते हैं अगले जो शासक बने कौन बने, पृथ्वीराज फर्स्ट। कौन बने, पृथ्वीराज फर्स्ट। और याद रहे इसने, पृथ्वीराज फर्स्ट ने बुगली शाह नामक मुस्लिम आक्रमणकारी को हराया। बगुली शाह, बेगुली, है ना, क्या लिखा हुआ है, बगुली शाह। इसने बगुली शाह नामक मुस्लिम आक्रमणकारी को, यह कौन था, मुस्लिम आक्रमणकारी, आक्रमणकारी बगुली शाह मुस्लिम आक्रमणकारी को हराया। इसने बगुली शाह मुस्लिम आक्रमणकारी को हराया। देखिए आज हमने एक इतिहास चालू किया और इतिहास के हमने इस क्रम में दोस्तों एक जगह का इतिहास लिया है, और वो इतिहास है दोस्तों सावर का इतिहास, सपात का इतिहास। तो साथियों मैं ये क्लास आपको रिवाइज कराऊं, सपात में सावर में जिस वंश ने शासन किया उस वंश का नाम है चौहान वंश। और साथियों चौहान वंश की स्थापना यहाँ पे वासुदेव चौहान ने की, और वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में की, और ये स्थापना की सपाद में। और सपाद का वर्तमान नाम जो है वो है सावर। अच्छा, सपाद में 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की। इस बात की जानकारी कौन देते हैं, तो इस बात की जानकारी देते हैं राजशेखर, और राजशेखर के ग्रंथ का नाम है प्रबंध कोश। तो इस बात की जानकारी मिलती है राजशेखर के ग्रंथ प्रबंध कोश के अनुसार कि वासुदेव चौहान ने सपाद में चौहान वंश की स्थापना की। देखो वासुदेव चौहान ने सपाद में जब चौहान वंश की स्थापना की तो वासुदेव चौहान को सपाद के चौहानों का मूल पुरुष कहते हैं, अर्थात इसी को वासुदेव चौहान को सपाद के चौहानों का हम आदि पुरुष भी कहते हैं।
इसी क्रम में हमने पढ़ा कि वासुदेव चौहान ने अपने जो चौहान वंश की स्थापना सपाद में की और उसके बाद अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार जांगल प्रदेश तक किया और जांगल प्रदेश का वर्तमान नाम है बीकानेर। और वासुदेव चौहान ने अपने साम्राज्य की जो राजधानी बनाई, साथियों याद रहे, राजधानी बनाया अहिछत्रपुर को, और अहिछत्रपुर का वर्तमान नाम क्या है? नागौर। साथियों सपाट लक्ष्य में इन्होंने क्या किया? एक माता जी के मंदिर का निर्माण कराया और माता जी का नाम है शाकंभरी माता। और ये जो शाकंभरी माता है इसे चौहानों की कुल देवी कहते हैं। साथियों चौहानों की कुल देवी कहते हैं। और याद रहे सावन में एक स्थान है, एक तीर्थ स्थल है जिसका नाम है देवयानी, और इस देवयानी को हम सब तीर्थों की नानी कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया है कि सब तीर्थों का मामा किसे कहते हैं, तो यहीं पे याद रखना है सब तीर्थों का मामा पुष्कर अजमेर को कहते हैं। साथियों यहाँ पे ये भी याद रखना है कि सब तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं, तो सब तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को कहते हैं। साथियों सावर जो है ये जगह खाने की फीनी के लिए भी फेमस है। चलो ठीक है साथियों, इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। अच्छा, हमें चौहानों की जानकारी एक शिलालेख से मिलती है, उस शिलालेख का नाम है बिजौलिया शिलालेख। साथियों ये जो बिजौलिया शिलालेख है भीलवाड़ा में लगा हुआ है, 1170 ईस्वी का है और इसको लगवाया लोलाक ने, है ना। अच्छा, ये जो बिजौलिया शिलालेख है इसमें चौहानों को क्या बताया गया है? तो साथियों याद रखना है, बिजौलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। क्या बताया गया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। और ये भी ध्यान रखना है कि बिजौलिया शिलालेख के अनुसार सावर झील का निर्माता कौन है? तो वासुदेव चौहान है। लेकिन भूगर्भवेत्ता ये कहते हैं कि जितने भी खारे पानी की झीलें अर्थात सावर झील है, ये सब टेथिस सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? टेथिस सागर का अवशेष है। देखिए इसके बाद में चौहान वंश का अगला जो शासक बनता है वो है गुबक फर्स्ट। अच्छा चलो ठीक है, गुबक फर्स्ट के काल में क्या होता है? जो चौहान है ना, पहले चौहान पहले गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे और गुर्जर प्रतिहारों के एक शासक थे जिसका नाम था नागवश फर्स्ट। और उस नागवश फर्स्ट ने इस गुबक फर्स्ट को एक उपाधि प्रोवाइड की जिसका नाम है वीर। वीर की उपाधि प्रोवाइड की। देखिए लेकिन इन फ्यूचर यानी कि कालांतर में क्या हुआ? कालांतर में गुबक फर्स्ट ने इन प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। कालांतर में प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करने से इसने क्या कर दिया? मना कर दिया। जब कालांतर में मना कर दिया इसका मतलब ये कि ये चौहानों का पहला स्वतंत्र राजा है। ये चौहानों का दोस्तों क्या है? पहला स्वतंत्र राजा। देखो है ना, ये चौहानों का पहला स्वतंत्र राजा है ना। बताइए चौहानों का पहला स्वतंत्र राजा कौन है? क्योंकि गुबट फर्स्ट है और गुबट फर्स्ट पहले किनके सामंत हुआ करते थे? गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। लेकिन इसने तो प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, इसलिए ये चौहानों का पहला स्वतंत्र राजा कहलाता है। देखिए ये वही गुबक फर्स्ट है दोस्तों जिसने जिसने हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया। याद रहे हर्षनाथ का जो मंदिर है दोस्तों ये सीकर में बना हुआ है ना। सीकर में एक मंदिर का निर्माण कराया और मंदिर का नाम है दोस्तों हर्षनाथ का मंदिर, है ना। हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण कराया। हर्ष की बहन दोस्तों जीन है, उसका भी मंदिर सीकर में बना हुआ है। अच्छा साथियों इसी क्रम में हम आगे देखें कि अगले जो शासक हुए वो हुए सपाट लक्ष्य के चंदन राज। देखिए चंदन राज की रानी थी आत्मप्रभा और आत्मप्रभा को रुद्रानी भी कहते हैं। ये वही आत्मप्रभा है, ये वही रुद्रानी है जो दोस्तों पुष्कर झील में प्रतिदिन कहते हैं कि 1100 दीपक जला करके पुष्कर झील में उनको समाहित करती, अर्पित करती और शिव की पूजा करती। 1100 दीप जला करके शिव की पूजा करती। कौन करती दोस्तों? चंदन राज की पत्नी आत्मप्रभा यानी कि रुद्रानी। इसके बाद में अगले जो शासक बनते हैं वो बनते बागपति राज। अजमेर के सॉरी सपाट लक्ष्य के जो अगले शासक बने वो हैं बागपति राज। ये 108 युद्धों का विजेता था। कहते हैं कि इसने बहुत सारे युद्ध लड़े, इसको उपाधि दी गई है 108 युद्धों का विजेता कहा जाता है। अच्छा इन्हीं का बेटा है लक्ष्मण और ये वही लक्ष्मण है जिसने नाडौल पाली में चौहान साम्राज्य की स्थापना की। ये नाडौल पाली गया और वहां जाकर के इसने अपने चौहान साम्राज्य की स्थापना की। साथियों अगले शासक बने सपाट लक्ष्य के बिग्रराज सेकंड
और ये बिग्रहराज सेकंड के समय क्या होता है ये देखना है कि बिग्रहराज सेकंड के समय गुजरात के मूलराज सेकंड को हराया। बिग्रहराज सेकंड ने गुजरात के किसे हराया? तो इनके समकालीन गुजरात में था मूलराज और उस मूलराज को इसने क्या किया? परास्त किया और भड़ौच में आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। देखिए भड़ौच में एक माता के मंदिर का निर्माण कराया और कौन सी माता के मंदिर का निर्माण करवाया? तो आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। देखिए इनके बाद में बिग्रहराज सेकंड के बाद में अगले जो शासक बनते हैं वो है गोविंदराज थर्ड। अच्छा, ये जो गोविंदराज थर्ड है इनके बारे में दोस्तों फरिश्ता क्या कहता है कि इसने गजनी के राजा को मारवाड़ पार करने नहीं दिया। ऐसा जानकारी कौन प्रोवाइड करवाते हैं? फरिश्ता। फरिश्ता कहते हैं कि गोविंदराज थर्ड ने गजनी के राजा को मारवाड़ से आगे बढ़ने नहीं दिया। अच्छा, जब गजनी के राजा को मारवाड़ से आगे बढ़ने नहीं दिया तो उस समय इनका साथ किसने दिया? तो याद रहे उस समय गुजरात के शासक भीम फर्स्ट ने इनका साथ दिया। इनकी एक उपाधि है बैरीघट और बैरीघट का मतलब होता है शत्रु का संहारक करने वाला। और ये उपाधि इनको जो प्रोवाइड की है ये किससे जानकारी मिलती है? पृथ्वीराज विजय से जानकारी मिलती है जो जैनाय का ग्रंथ है। अच्छा, दुर्लभराज थर्ड अगले सपाट के शासक हैं। देखिए दुर्लभराज थर्ड के बारे में दशरथ शर्मा ने क्या कहा है? दशरथ शर्मा कहते हैं कि जब गजनी का राजा था इब्राहिम और गजनी के राजा इब्राहिम का दुर्लभराज थर्ड ने क्या किया? सामना किया। उसके बाद शासक बने सावर के सपातलक्ष के बिग्रहराज थर्ड और बिग्रहराज थर्ड ने क्या किया? गजनी के राजा शहाबुद्दीन को हराया। गजनी के राजा किसे हराया? शहाबुद्दीन को हराया। ताकि उसके बाद में कौन बना? पृथ्वीराज प्रथम। और वही पृथ्वीराज प्रथम है जिसने बगुली सहाय एक मुस्लिम आक्रमणकारी को हराया। साथियों इसी क्रम में हम आगे की क्लास में लेकर के आएंगे सपाट वंश के इतिहास में, सावर के इतिहास में अगली क्लास। और उसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों अगले शासक बनेंगे जिसका नाम है अजयराज। तो अगली क्लास होगी हमारी अजयराज को लेकर। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।